नमस्कार दोस्तों, मैं एन.के. ठाकुर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल RN स्टडी 946 में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्थानीय शासन क्या स्थानीय सरकार, और ये BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है एक, जिसका नाम है भारत में संवैधानिक विकास और लोकतंत्र। उसी का एक टॉपिक है स्थानीय सरकार क्या स्थानीय शासन। तो हम देखते हैं स्थानीय सरकार होता क्या है। सबसे पहले तो जो जिले की सरकार होती है, जो जिला की सरकार होती है, चाहे गांव की सरकार होती है, हम स्थानीय सरकार उसे कहते हैं। और स्थानीय सरकार की मान्यता ये है कि किसी भी स्थानीय इलाके की जो समस्याएं होती हैं, गांव के चाहे देहात की जो समस्या होती है, उस समस्या के बारे में सबसे अच्छी तरह से वो लोग जानते हैं जो उस इलाके में रहते हैं। तो इसलिए इसी के थीम पे स्थानीय सरकार की व्यवस्था की जाती है। तो स्थानीय सरकार गांव या जिले की सरकार को स्थानीय सरकार कहते हैं। और इसकी मान्यता ये है कि किसी भी इलाके की समस्या को वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं जो उस इलाके में रहते हैं, और उसका समाधान बहुत जल्दी और कम पैसों में भी उनके द्वारा किया जा सकता है। तो इसी के थीम पे को देखते हुए स्थानीय सरकार की व्यवस्था की गई। तो स्थानीय सरकार कोई मतलब ये नहीं कि अभी ये नया कोई सब्जेक्ट है और अभी इसके बारे में चर्चा की जाती है, नहीं। ये प्राचीन काल से हमारे यहाँ वेदों में भी इसका वर्णन मिलता है। वेदों में सभा और समिति के माध्यम से स्थानीय सरकार की बात हमें देखने को मिलती है। तो वेदों में सभा और समिति के माध्यम से स्थानीय सरकार की व्यवस्था की गई थी और लोग शासन करते थे। उसके बाद अगर हम जनपद काल में देखें तो महाजनपदों में क्या होता था कि जो गंगा नदी के उत्तरी इलाके में, चाहे बिहार और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश था, उस इलाके में छोटे छोटे गणराज्य होते थे। छोटे छोटे गणराज्यों के माध्यम से लोग शासन चलाते थे। और उन गणराज्यों में जैसे लिच्छवी जो गणराज्य था बहुत शक्तिशाली था। और यहाँ पे क्या होता है, लोगों के एक समूह के द्वारा, एक सभा के द्वारा शासन की जाती थी। तो वो भी एक स्थानीय शासन के रूप में था। इसके बाद मौर्य काल में, अगर दक्षिण भारत में देखें तो पल्लव में, चोलों में भी, चाहे विजयनगर साम्राज्य में स्थानीय सरकार के सबूत हमें मिलते हैं। लेकिन जो आधुनिक जो स्थानीय सरकार की व्यवस्था है, ये ब्रिटिश शासनकाल में की गई थी। अंग्रेजों के समय इसकी व्यवस्था की गई थी और उन्होंने इसकी शुरुआत की। और आज़ादी के बाद भी हमारी अपनी सरकार ने इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी पहल की। लेकिन स्थानीय सरकार में बदलाव तब एक महत्वपूर्ण बदलाव आया जब इसे 73वें और 74वें संविधान संशोधन करके इसको संवैधानिक मान्यता दी गई। और तब से ये 92-3 की बात है, तब से स्थानीय सरकार अभी वाली जो सरकार है उसके रूप में प्रचलित है। तो ये सारी चीज़ें आपको भूमिका में लिखना है। और भूमिका में एक बार अब ये आप भूमिका में लिख लो। लिखना कैसे है कि गांव के प्रशासन, चाहे गांव के सरकार और जिले की सरकार को स्थानीय सरकार कहते हैं। और इस सरकार की मान्यता है कि किसी भी इलाके की जो समस्या होती है, उस समस्या को वे लोग अच्छे तरह से जानते हैं जो उस इलाके में रहते हैं, और उनके द्वारा इसका समाधान बहुत ही आसानी से, बहुत जल्दी और कम पैसों में किया जा सकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए स्थानीय सरकार काम करती है। स्थानीय सरकार कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, इसके बारे में हमें प्राचीन काल से जानकारी मिलती है। वैदिक काल में, वेदों में भी इसका वर्णन मिलता है। वैदिक काल में सभा और समिति के माध्यम से शासन किया जाता था। सभा और समिति के माध्यम से शासन किया जाता था। उसके बाद महाजनपद काल में ये बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, चाहे गंगा नदी के उत्तरी इलाकों में ये छोटे छोटे जनपद होते थे। और इन जनपदों में भी लोगों के समूह के द्वारा शासन किया जाता था। तो भी एक स्थानीय सरकार के रूप में था। इसके अलावा दक्षिण भारत में चोल, चाहे विजयनगर साम्राज्य में भी हमें कुछ स्थानीय सरकार के सबूत मिलते हैं। लेकिन आधुनिक जो स्थानीय सरकार है, इसका जो विकास होता है वो ब्रिटिश शासनकाल में होता है। अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत की थी आधुनिक स्थानीय सरकार की। और उसके बाद आज़ादी के बाद हमारी अपनी सरकारों ने भी इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव किया और इसकी शुरुआत की। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बदलाव तब आया जब 1992, 92, 93 में क्या हुआ कि 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इन पंचायतों को, चाहे स्थानीय सरकार को, कानूनी संवैधानिक मान्यता दिया गया। तब से ये अभी जो स्थानीय सरकार है तभी से प्रचलन में आया, जिसको संवैधानिक मान्यता दी गई है।
तो ये सारी चीज़ें आप भूमिका में लिखेंगे और उसके बाद एक टॉपिक बनाएंगे प्राचीन काल में स्थानीय सरकार। प्राचीन काल में, प्राचीन काल में स्थानीय सरकार, इसमें हेडिंग बनाएंगे प्राचीन काल में स्थानीय सरकार। और इसमें ये लिखेंगे सबसे पहले कि स्थानीय सरकार के बारे में सबसे पहले हमें वेदों में मिलता है। स्थानीय सरकार के बारे में सबसे पहले जानकारी हमें वेदों में मिलता है और उस समय सभा और समिति के माध्यम से गांव का चाहे स्थानीय स्तर पर प्रशासन चलाया जाता था। इसके बाद हमें जनपद कालों में बिहार, उत्तर प्रदेश और गंगा के उत्तरी इलाकों में हमें छोटे छोटे जनपदों के माध्यम से, छोटे छोटे गणराज्यों के माध्यम से शासन चलाया जाता था, जिसे जनपद कहते थे। और उन जनपदों में लोगों के एक सभा के द्वारा शासन किया जाता था। इसके अलावा अगर हम मौर्य काल में देखें तो वहाँ भी स्थानीय सरकार की कुछ व्यवस्था रही। दक्षिण भारत में चोलों ने भी स्थानीय सरकार की बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। उसके अलावा विजयनगर साम्राज्य में भी स्थानीय सरकार की काफ़ी व्यवस्था थी। तो ये सारी चीज़ें आप प्राचीन काल में स्थानीय सरकार की बातें में लिखेंगे। और उसके बाद इसके नामों में काफ़ी परिवर्तन आता रहा। उसके बाद इसको पंचायत के नाम से जाना गया, पंचायत के नाम से जाना गया। और पंचायत पंच शब्द से निकला है। पंच का मतलब होता है 5। प्राचीन काल में क्या होता था कि गांव के किसी भी मुद्दे पे गांव के जो सबसे मान्य लोग थे, वरिष्ठ लोग थे, उनकी 5 लोगों की एक टीम बनाई जाती थी और जिनके फैसले सभी लोग मान सके वही लोग होते थे और वो किसी भी मुद्दे पे अपना फैसला सुनाते थे। उन्हीं 5 लोगों से मिलके बनता था पंचायत और ये काफ़ी दिनों तक चलता रहा। और उसके बाद धीरे धीरे इसमें समय के साथ बदलाव आया। तो ये प्राचीन काल में स्थानीय सरकार में आप इतनी बातें लिखेंगे। इसके बाद एक हेडिंग डालेंगे ब्रिटिश काल में स्थानीय सरकार। तो यहाँ ब्रिटिश काल लिख लेंगे। ब्रिटिश काल में स्थानीय सरकार। तो ब्रिटिश काल में अगर हम स्थानीय सरकार देखें तो 1857 का जो क्रांति हुआ था, तो 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ कि इसमें बदलाव आया कि स्थानीय सरकार की शुरुआत इसके बाद होती, लेकिन बदलाव क्या आया कि भारत में अभी तक कंपनी का शासन था। 1857 की क्रांति से पहले भारत में कंपनी का शासन था, लेकिन इस क्रांति के बाद जो शासन का कार्य था वो वहाँ के सरकार के हाथों में चला गया। कंपनी के जो कंपनी का शासन था वो कंपनी के हाथों से निकल के और ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। और इसके बाद इसमें स्थानीय सरकार की शुरुआत की गई। तो सबसे पहले 1864 में एक सरकार के द्वारा प्रस्ताव पास करके स्थानीय सरकार की शुरुआत की गई। सरकार द्वारा प्रस्ताव पास करके स्थानीय सरकार की शुरुआत की गई। और इसके बाद 1870 में जब लॉर्ड मेयो आए, लॉर्ड मेयो ने क्या किया है कि इसमें परिवर्तन किया। इसमें बदलाव क्या है कि स्थानीय सरकार को कार्यकारिणी और वित्तीय स्वायत्ता का अधिकार दिया। कार्यकारिणी और वित्तीय स्वायत्ता का अधिकार लॉर्ड मेयो ने 1870 में दिया। और उसके बाद 1882 में लॉर्ड रिपन आए और उन्होंने सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से पूरे भारत में स्थानीय सरकार की लगभग शुरुआत कर दी, जिसको उस समय जिला बोर्ड कहा जाता था। जिला बोर्ड या मुकामी बोर्ड कहा जाता। मुकामी बोर्ड कहा गया, जिला बोर्ड या मुकामी बोर्ड कहा गया। और ये कार्य करने लगा। पूरे भारत में इसकी व्यवस्था की गई थी। लेकिन दिक्कत क्या थी कि इसमें वृद्धि, मतलब इसमें जो स्थानीय सरकार का काम था बहुत धीमा था, बहुत धीरे धीरे इसमें काम हो रहा था। तो आगे चल के कांग्रेस ने सबसे पहले
1914 में लाहौर के अधिवेशन में कांग्रेस ने सबसे पहले इसकी मांग की, पंचायतों की मांग सबसे पहले कांग्रेस ने की। और कांग्रेस ने इसमें काफ़ी जोर देकर मांग किया कि इसमें ज़्यादा तेज़ी लाया जाए, और गांधी ने भी इस समय मांग किया था। तो ये सब ब्रिटिश काल में आप इतनी चीज़ें लिख सकते हैं कि ब्रिटिश काल में ऐसे ऐसे विकास हुआ। उसके बाद 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम में भी थोड़ी बहुत इसके लिए काम किया गया था, लेकिन ज़्यादा वृद्धि नहीं हो रही थी। तो ये सारी चीज़ें आप ब्रिटिश काल में इतना लिख देंगे, ब्रिटिश काल में इतनी विकास हुई। उसके बाद आप लिखेंगे स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार, स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार की। स्वतंत्र भारत में क्या हुआ, तो इसको मिटा देते हैं। देखिए, स्वतंत्र भारत में अगर हम देखें स्थानीय सरकार के विकास में, तो इसमें जब संविधान हमारा बना तो संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 बनाया गया, और अनुच्छेद 40 में पंचायतों को रखा गया। अनुच्छेद 40 में पंचायत को रखा गया, और ये कहा गया कि राज्य पंचायतों की स्थापना की कोशिश करेंगी, बनाने की कोशिश करेंगी। तो ये क्या था कि राज्य की इच्छा पे निर्भर हो गया था कि पंचायत हो चाहे तो बनाए या ना बनाए, लेकिन क्योंकि संविधान द्वारा ही कहा गया कि राज्य पंचायतों की स्थापना की कोशिश करेंगे। तो एक तो इसे संविधान के भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व उसी में इसको शामिल किया गया, और वो था अनुच्छेद 40, जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार जो होंगी वो पंचायतों की स्थापना की कोशिश करेंगी। तो एक तो स्वतंत्र भारत में पहली व्यवस्था ये किया गया। उसके बाद 1948 में पंचायतों के लिए क्या किया गया, एक मंत्रालय बनाया गया। 1948 के आसपास मंत्रालय बनाया गया कि पंचायतों के चाहे स्थानीय सरकार के विकास के लिए मंत्रालय काम करेगा। इसके अलावा 1952 में 2 अक्टूबर 1952 में क्या हुआ, 2 अक्टूबर 1952 को कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया। और ये स्थानीय सरकार पे जो परियोजनाएं लागू होती हैं उस परियोजनाओं को गांव तक फैलाने में स्थानीय लोगों की इसमें भूमिका को ध्यान में रखा गया कि उसको बनाने में जो स्थानीय समुदाय का विकास होगा उसमें स्थानीय लोगों को शामिल किया जाएगा। और इसी के थीम पे इसका मतलब ये लागू किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में। और ये जब लागू किया गया तो उम्मीद यही थी कि स्थानीय लोगों की इसमें सहभागिता शामिल होगी, वो शामिल होकर इसमें काम करेंगे। लेकिन हुआ क्या है कि ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था वो असफल हो गया, और इसके असफलता के कारण ये था कि इसमें अफसरशाही हावी हो गए थे। अफसर मतलब बड़े बड़े अधिकारी हावी हो गए थे, जनता की इतनी सहभागिता थी नहीं, और इसलिए क्या हुआ कि ये असफल हो गया। तो असफल होने की आखिर ये असफल क्यों हुआ, आखिर इसमें और वृद्धि कैसे की जा सकती है। 1955-56 में क्या किया गया, 1955-56 में कि बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, ये जांच करने के लिए आखिर ये कैसे असफल हो गया। तो बलवंत राय मेहता ने 56-7 में गठन की गई थी, और 1957 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि जो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, उसका विकेंद्रीकरण किया जाए। तो सबसे बड़ी बात इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कही कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया जाए, मतलब फैला दिया जाए, शक्ति एक जगह निहित या शामिल नहीं होना चाहिए। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कुछ और भी सिफारिश की। इन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय व्यवस्था होना चाहिए, त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। त्रिस्तरीय व्यवस्था के मतलब शासन 3 स्तर पे होने चाहिए। एक और बार की ध्यान आपको क्या रखना है कि जो स्थानीय सरकार है उसको 2 वर्गों में बांटा गया है, एक शहरी स्थानीय सरकार और एक ग्रामीण स्थानीय सरकार। तो इन्होंने क्या कहा कि ग्रामीण स्थानीय सरकार के बारे में चाहे शहरी स्थानीय की 3 स्तर
पे व्यवस्था की जाना चाहिए। तो इन्होंने गांव के लिए कहा त्रिस्तरीय व्यवस्था के लिए कि एक तो ग्राम पंचायत एक गांव के लेवल पे होंगे, सबसे निचली लेवल पर ग्राम पंचायत होगा, जो गांव के जो लोग होते हैं उनके द्वारा ये बनाई जाएगी। इसके अलावा इन्होंने बताया दूसरा पंचायत समिति, जो कई गांवों के लेवल पे होंगे। ये तो एक गांव के लिए, चाहे एक से ज़्यादा गांवों के लिए पंचायत ग्राम पंचायत होगा, जो गांव के जितने भी 18 साल के लोग हैं वो जो ग्राम सभा है उसके द्वारा एक पंचायत ग्राम पंचायत की स्थापना की जाएगी। और कई गाँवों को मिलाकर पंचायत समिति, चाहे जो मंडल पंचायत चाहे ब्लॉक स्तर होता है वो बनाया जाएगा। और कई ब्लॉकों को मिला के, कई क्षेत्रों को मिलाकर जिला पंचायत बनाया जाएगा। जिला पंचायत की इन्होंने बात कही। तो इन्होंने कहा 3 स्तर पे होने चाहिए, त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे ही इन्होंने शहर के लिए, नगर के लिए सबसे पहले जो निचले स्तर बताया उन्होंने नगर पंचायत। दूसरा जो नगर पंचायत से ऊपर बताया उन्होंने उसका बताया कि नगर पालिका। और तीसरा नगर निगम। तो इसका नगर पंचायत क्या, नगर पंचायत वहाँ पे स्थापित करने की बात कही गई जो अभी नगरों की ओर, मतलब शहर की ओर बढ़ रहा है, वहाँ पे जिसकी जनसंख्या 20,000 से ज़्यादा है वहाँ पे। और इसके बाद नगर पालिका की व्यवस्था 20,000 अब 3 लाख की जनसंख्या के लिए नगर पालिका, और नगर निगम 3 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या के लिए उन्होंने नगर निगम बनाया। तो बलवंत राय मेहता की जो सिफारिश थी पहले की पंचायतों का, चाहे लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया जाए। दूसरी बात कि त्रिस्तरीय व्यवस्था हो, वो स्थानीय ग्राम शासन के लिए और शहरी स्थानीय सरकार के लिए भी, दोनों के लिए उन्होंने त्रिस्तरीय व्यवस्था बताया। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि जिले स्तर पे एक कलेक्टर की व्यवस्था किया जाए जो इन चीज़ों की देख रेख करेगा, और इनको वित्तीय सहायता उपलब्ध किया जाए। पंचायतों को चाहे स्थानीय सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाए ताकि ये अपना स्वतंत्र होकर काम कर सके। तो इनकी मोटे मोटे यही सिफारिश त्रिस्तरीय व्यवस्था की। तो ये इसके बाद क्या हुआ, जब ये बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट के बाद सबसे पहले इसको प्रायोगिक रूप से प्रयोग करने की दृष्टि से 1958 में, ये अगस्त में क्या हुआ, अगस्त 1958 में सबसे पहले इसको आंध्र प्रदेश में एक प्रयोग के तौर पे लागू करके देखा गया, जो इन्होंने सिफारिश की थी त्रिस्तरीय व्यवस्था इन सब की। तो आंध्र प्रदेश में अगस्त 1958 को प्रयोग करके देखा गया। और उसके बाद क्या हुआ कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में इसको लागू कर दिया गया। तो पंचायतों को जब बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी उसको ये लागू किया गया। पहले प्रयोग करके देखा गया 1958 के अगस्त में आंध्र प्रदेश ये प्रयोग करके देखा गया, प्रायोगिक था, लेकिन सही से लागू किया 2 अक्टूबर 1959 के राजस्थान के नागौर से। तब से पंचायतों की स्थापना मतलब मानी गई कि यहाँ पंचायत की स्थापना हो गई। तो सबसे पहले 2 अक्टूबर को 1959 को राजस्थान के नागौर में लागू हुई। लेकिन यहाँ पे क्या थे कि पंचायत बनते थे, लेकिन यहाँ कोई संवैधानिक मान्यता नहीं थी, कोई बाध्यता नहीं थी कि पंचायत के चुनाव करवाने ही हैं और समय पे करवाना है। तो एक बार जब पंचायत भंग हो जाती थी तो सरकार की इच्छा पे निर्भर होती थी कि सरकार दोबारा पंचायतों का गठन करे या ना करे। तो इसके बाद कई सारी समिति बनाई गई और समितियों के रिपोर्ट के आधार पर इसके बाद अशोक मेहता समिति की स्थापना की गई। बलवंत राय मेहता समिति के बाद अशोक मेहता समिति की स्थापना की गई। अशोक मेहता समिति ये 1957
1977 में अशोक मेहता समिति बनी और अशोक मेहता ने भी अपनी रिपोर्ट में काफ़ी सिफारिश की थी। इन्होंने कहा था कि ये त्रिस्तरीय व्यवस्था की जगह 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए और इन्होंने कहा कि जो 20,000 से ज़्यादा की जनसंख्या वाले इलाके हैं वहाँ पे जो बीच का पंचायत मंडल पंचायत चाहे पंचायत समिति और जिला पंचायत की व्यवस्था की जाए, ग्राम पंचायत की वहाँ की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इन्होंने भी कहा कि पंचायतों को वित्तीय मतलब अधिकार दिया जाए, कर लगाने का अधिकार दिया जाए और महिलाओं के आरक्षण के भी इन्होंने बातें कही थी। SC/ST के लिए आरक्षण की बात इन्होंने अपनी सिफारिशों में कही थी। इसके बाद क्या हुआ कि एक और रिपोर्ट आई GV के राव समिति ये बनी करीब 1985 में और इसने भी काफ़ी सिफारिश की। इसके बाद एक और समिति बनी जिसको लक्ष्मी मल सिंघवी समिति कहा गया और ये भी 1986 में बनी लक्ष्मीमल सिंघवी और इन्होंने सबसे पहले पंचायतों को एक संवैधानिक मान्यता देने की बात कही थी कि पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी जाए। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि कई गांवों को मिलाकर एक तो पहले इनकी सिफारिश थी कि पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी जाए और दूसरी बात कि कई गांवों को मिलाकर एक न्याय पंचायत की स्थापना की जाए। न्याय करने के लिए कई गांवों को मिलाकर न्याय पंचायत की स्थापना की जाए। इन्होंने कहा कि अगला जो इनकी सिफारिश थी, अगली सिफारिश की पंचायतों के गठन के लिए गाँव का पुनर्गठन किया जाए, गाँव को दोबारा से बनाया जाए और इन्होंने भी पंचायतों को वित्तीय स्वायत्तता देने की बात कही थी। इसके बाद एक और समिति आई पीके थुंगन समिति और ये आई 1988 में और पीके थुंगन समिति ने भी इन्होंने भी अपनी सिफारिश में कहा कि पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी जाए। आरक्षण की बात इन्होंने कही, त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात इन्होंने भी कही और इन्होंने भी स्थानीय सरकार को मतलब वित्तीय साधन देने की बात कही। आरक्षण की बात इन्होंने भी मानी कि आरक्षण मिलना चाहिए। तो इन्होंने जो सिफारिश की थी इसके आधार पे और इसके बाद एक और गाडगिल समिति बनी, गाडगिल समिति बनी, ये भी 1988 में बनी और इस समिति ने सिफारिश किया, गाडगिल समिति ने, इसने भी कहा कि पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी जाए। संवैधानिक मान्यता के साथ साथ त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात कही और त्रिस्तरीय व्यवस्था के साथ इन्होंने पंचायतों में आरक्षण की बात कही, महिलाओं को और SC/ST को। इसके अलावा इन्होंने कहा कि एक राज्य वित्त आयोग होना चाहिए और एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होना चाहिए जो निर्वाचन की व्यवस्था करेगा और इन्होंने वित्तीय संसाधनों की बात कही है। तो पीके थुंगन और गाडगिल समिति के रिपोर्ट के आधार पे क्या हुआ कि सरकार ने 1992 में क्या हुआ कि सरकार ने संविधान में संशोधन किए और इस संविधान में 2 संशोधन हुए और वो 2 संशोधन था, एक 73वां संशोधन और एक संशोधन था 74वां संशोधन 73वां 74वां संशोधन किया सरकार ने। और इस संशोधन के बाद क्या हुआ कि दोनों को, ये 73वां संशोधन था, ये ग्रामीण स्थानीय सरकार के लिए, 74 था शहरी स्थानीय सरकार के लिए और दोनों को कानूनी मान्यता दे दी गई। तो अब हम ये देखेंगे कि इस संवैधानिक संशोधन के बाद पंचायतों में क्या, चाहे स्थानीय सरकार में क्या बदलाव आया, संशोधनों के बाद स्थानीय सरकार में क्या बदलाव आया, अब ये देखेंगे।
तो एक और हेडिंग बना लेंगे, 73वां और 74वां संशोधन, 73वां और 74वां संशोधन। अब इसके बाद क्या बदलाव आया पंचायतों में, अब ये देखेंगे। तो ये 73वां संशोधन 92 में हुआ, और इस संशोधन के बाद जो बदलाव आया वो सबसे पहले बात की एक व्यवस्था की गई त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई, त्रिस्तरीय व्यवस्था। और इसमें कहा गया, पहले लिख देता हूँ उसके बाद एक एक करके। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था में कहा गया है कि कोई भी हो, चाहे वो स्थानीय सरकार हो या ग्रामीण स्थानीय सरकार हो, चाहे शहरी स्थानीय सरकार हो, तीनों के लिए 3 स्तर पे व्यवस्था की जाएगी। और इसमें जो सबसे निचली मानी गई व्यवस्था त्रिस्तरीय व्यवस्था में, वो यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे निचली होगी आपकी ग्राम पंचायत, दूसरी पंचायत समिति, और तीसरी जो होगी वो जिला पंचायत, जिला पंचायत। और इसमें ये कहा गया कि जो ग्राम पंचायत की व्यवस्था की जाएगी, इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा ग्राम सभा के द्वारा। ग्राम सभा क्या होता है कि गांव में जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग होते हैं जो वोट दे सकते हैं, उनसे मिलाकर ग्राम सभा बनेगी। वही ग्राम सभा के लोग ग्राम पंचायत के क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। और कई ग्राम पंचायतों को मिलकर, तो ये क्या है, ग्राम पंचायत की व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष चुनाव पे किया गया। और जो भी ग्राम पंचायत के जो मुखिया सरपंच होंगे, वही मिलके, कई गांवों के मुखिया मिलके ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति का गठन करेंगे, और कई पंचायत समितियों को मिला के जिला पंचायत की व्यवस्था की जाएगी। तो इसमें ग्राम पंचायत की व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव पे किया गया, और पंचायत समिति और जिला पंचायत की व्यवस्था अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। तो पहली व्यवस्था त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई। दूसरा आरक्षण की व्यवस्था की गई। दूसरी जो व्यवस्था की गई इस संशोधन के बाद, वो आरक्षण की व्यवस्था की गई। और इसमें कहा गया कि स्थानीय सरकार में, चाहे वो ग्रामीण स्थानीय सरकार हो चाहे शहरी स्थानीय सरकार हो, दोनों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, मतलब उनके लिए 33% सीटें आरक्षित कर दी जाएगी। उनके लिए 33% सीटें आरक्षित की गई। और इन सीटों में SC ST के महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित है, वो भी इसमें शामिल है। तो SC ST और महिलाओं के लिए इसमें सीटें आरक्षित की गई। और ये कहा गया है कि अगर सरकारें चाहेंगी तो OBC के लिए भी वो व्यवस्था कर सकती है, लेकिन वो सरकारों के ऊपर छोड़ दिया गया कि अगर सरकार चाहेंगी तो उसकी व्यवस्था कर सकती है। तो दूसरा ही आरक्षण की व्यवस्था की गई। तीसरा विषयों का स्थानांतरण, मतलब कि जो राज्य सूची में जो 66 विषय हैं, उनमें से 29 विषय दिया गया आपको स्थानीय ग्राम जो स्थानीय सरकार था उसको, और 18 सब्जेक्ट दिए गए आपको नगरीय स्थानीय सरकार को। तो 29 सब्जेक्ट ग्रामीण स्थानीय सरकार को दिया गया, और 18 विषय आपको दिए गए शहरी स्थानीय सरकार को दे दिए गए। तो विषयों को हस्तांतरण किया गया कि वो इस पे कानून बनाएंगे अपने अनुसार। तो विषयों का हस्तांतरण, जो राज्य सूची में 66 सब्जेक्ट थे उसमें से 29 ग्रामीण स्थानीय सरकार को दिया गया, और 18 दिए गए आपके शहरी स्थानीय सरकार को। तो विषय का हस्तांतरण किया गया। इसके अलावा राज्य चुनाव की व्यवस्था की गई, ठीक है, चुनाव की व्यवस्था। अब इसमें क्या था, पहले क्या था कि जो एक बार पंचायत का गठन किया जाता था, तो पंचायत भंग होने के बाद, खत्म होने के बाद, वो सरकारों की इच्छा पर निर्भर हो जाता है कि सरकार चाहेगी दोबारा पंचायतों का गठन करेगी चाहे नहीं करेगी।
लेकिन जब संवैधानिक संशोधन में संवैधानिक मान्यता दिया गया तो ये कहा गया कि एक बार अगर पंचायत को भंग किया जाता है तो भंग करने के बाद 6 महीने के अंदर किसी भी हालत में दोबारा चुनाव हो जाना चाहिए। तो इसमें नियमित चुनाव की व्यवस्था की गई, ये लिख सकते हैं नियमित चुनाव। इसमें कहा गया कि अगर एक बार पंचायत को भंग किया जाता है किसी कारण से तो 6 महीने के अंदर किसी भी हाल में दोबारा चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन पहले क्या था, ऐसा नहीं होता था जब संवैधानिक मान्यता नहीं मिली थी। तो इसमें कहा गया कि 6 महीने के अंदर किसी भी स्थिति में दोबारा चुनाव हो जाना चाहिए। अगला जो बदलाव आया कि राज्य निर्वाचन आयुक्त इसमें कहा गया कि जो पंचायतों के चुनाव होंगे, चाहे स्थानीय सरकार के, चाहे वो ग्रामीण स्थानीय सरकार, चाहे शहरी स्थानीय सरकार के जो चुनाव होंगे, वो उसके लिए एक राज्य निर्वाचन आयुक्त की व्यवस्था की जाएगी। जो पूरे भारत के लिए जो इलेक्शन कमिश्नर है वो नहीं, ये अलग है और इसका काम सिर्फ स्थानीय सरकारों के चुनाव का व्यवस्था करना ही था। तो कहा गया कि एक राज्य निर्वाचन आयुक्त की व्यवस्था की जाएगी जो भारत के निर्वाचन आयोग से बिल्कुल स्वतंत्र होगा और ये स्थानीय सरकार के चुनावों को कराने की व्यवस्था करेगा। पूरी जिम्मेवारी चुनाव करवाने की इसी के ऊपर होगी, जो एक स्वतंत्र होकर काम करेगा। ये भी संवैधानिक दर्जा इसको दिया गया और संविधान के द्वारा इसकी स्थापना भी की गई। तो ये इसमें है कि ये राज्य निर्वाचन आयोग जो भारत के निर्वाचन आयोग से बिल्कुल अलग होकर काम करेगा और ये स्वतंत्र होकर काम करेगा और इसको भी संवैधानिक मान्यता दी गई। इसके बाद राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था की गई। राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था की गई। इसमें कहा गया कि स्थानीय सरकारों के जो वित्तीय मामले हैं उसके देखरेख के लिए और उनको राज्यों से कितना बजट मिलना चाहिए, इसके लिए एक वित्त आयोग की व्यवस्था की गई और इस वित्त आयोग की स्थापना राज्यपाल के द्वारा 5 साल के लिए किया जाएगा। और ये जो भी पंचायतों को बजट देने की सिफारिश करेगा उस रिपोर्ट को राज्यपाल सरकार के पास भेजेंगे। उसके अनुसार फिर राज्यों को, पंचायतों को, स्थानीय सरकार को बजट या वित्त की मुहैया कराई जाएगी। तो इसमें वित्त की व्यवस्था की गई। इसमें कहा गया कि राज्य वित्त आयोग होगा जिसका गठन राज्यपाल 5 साल के लिए करेंगे और वो भी जो भी सिफारिश करेगा कि इतने बजट पंचायतों को मिलना चाहिए तो ये किया जाएगा। अब इससे क्या हुआ कि जो पंचायत है अपने बजट के लिए राज्य पे निर्भर नहीं रहेंगे। एक स्वतंत्र निकाय है, ये संवैधानिक निकाय है, ये जो भी सिफारिश करेगा वो राज्य को देना पड़ेगा। तब ये पंचायतों को इससे काफ़ी बल मिला है। तो ये 73वां संशोधन में व्यवस्था की गई। सेम यही व्यवस्था 74वें संशोधन में भी, यही जो शहरी स्थानीय सरकार है वहाँ भी त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई। तो उसमें क्या किया गया, पंचायत, नगर पंचायत, उसके बाद नगर निगम, नगर पालिका, फिर नगर निगम, वहाँ भी आरक्षण की व्यवस्था की गई 33%। विषयों का हस्तांतरण वहाँ भी किया गया, 28 उनको दिया गया। वहाँ भी नियमित चुनाव की व्यवस्था की गई और राज्य निर्वाचन आयोग की वहाँ भी व्यवस्था। तो सेम ये 73वें 74 संशोधन में सेम किया गया। बस ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है ये जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये गाँवों के लिए है। जो शहरों के लिए है उसमें नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, यही अंतर है। तो ये आपको यही मेन है, आपके बीए के लिए यही पूछा जाता है 73वें 74वें संशोधन के बाद क्या बदलाव आया। तो यही बदलाव आया 6 पॉइंट्स: त्रिस्तरीय व्यवस्था, आरक्षण, विषयों का हस्तांतरण, चुनाव, राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य वित्त आयोग। तो ये आपका स्थानीय सरकार रहा। ये ध्यान रखना है, स्थानीय सरकार को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक ग्रामीण स्थानीय सरकार, एक शहरी स्थानीय सरकार, और सबके लिए व्यवस्था की गई। तो ये आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कोई दिक्कत है तो आपको कमेंट करके बताना है। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत ही फ़ायदा हो सकता है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और सेफ रहिए। धन्यवाद।